Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in the session number 7, last session of chapter number 19, excretory product and their elimination. Up to the previous session, किडनी का एक्सक्रीशन के अंदर रोल क्या है, उसका रेगुलेशंस क्या है, मैक्टुरेशन क्या है, वो सब हमने डिस्कस किया था. बट अपार्ट फ्रॉम किडनी दूसरे भी ऐसा नंबर ऑफ ऑर्गन्स है जो एक्सक्रीशन के अंदर अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो अदर देन दैट ऑफ किडनी, लंग्स, लीवर and skin also helps in elimination, removal of excretory waste materials. So many aquatic animals like a starfish and hydra excrete the ammonia into surrounding water through the skin by diffusion. तो ये organisms के अंदर as a excretory organ कौन काम कर रहा है? Skin. दूसरी बात कर दो lungs की. So our lungs remove large amount of carbon dioxide, approximate 200 ml per minute, and also significant quantities of water per day in the form of vapor. तो वाटर को वेपर के फॉर्म में और लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस है इनको रिमूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन प्ले करता है? लंग्स. थर्ड ऑर्गन ले लेते हैं लीवर. लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर, केमिकल फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है लीवर, क्योंकि ये केमिकल फैक्ट्री लीवर का एक ही रोल है कि मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस को लेस या तो नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करना. जैसे आपको एक एग्जांपल मैंने दिया था कि एमोनिया का कन्वर्जन यूरिया के अंदर करना. तो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म के अंदर भी बनता तो एमोनिया ही है, पर लिवर ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है? यूरिया के अंदर. सो लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है. क्या क्या सिक्रेट करता है? बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस जैसे कि बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्टेरॉल, डिग्रेडेड स्टीरॉयडल हार्मोन्स, विटामिन्स एंड ड्रग्स. तो ये सभी सब्सटेंसेस थोड़े से टॉक्सिक या तो अनवांटेड या तो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस है जिनकी बॉडी के अंदर ज़्यादातर अब कोई ज़रूरत नहीं है. तो लीवर ये सभी सब्सटेंसेस को पास करता है अलोंग विद द डाइजेस्टिव वेस्ट और एनस के थ्रू या तो यूरिन के थ्रू ये सभी सब्सटेंसेस क्या हो जाते हैं? बॉडी से रिलीज हो जाते हैं. तो ये हुआ रोल ऑफ लिवर. नेक्स्ट वन, स्किन की सरफेस के ऊपर देयर आर द प्रेजेंस ऑफ टू ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड एंड नंबर 2 इज द सीबेसियस ग्लैंड. तो स्किन के अंदर स्वेट और सीबेसियस ग्लैंड होती है. एलिमिनेट, रिमूव द सर्टेन सब्सटेंसेस थ्रू देयर सिक्रीशन. तो सीबेसियस ग्लैंड से भी कुछ सिक्रीट होता है, स्वेट ग्लैंड से भी कुछ सिक्रीट होता है. तो वो अपने सिक्रीशन के साथ साथ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को भी बॉडी से क्या करता है? रिमूव करता है. तो फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं स्वेट. अब स्वेट ग्लैंड के थ्रू स्वेट जनरेट होता है. तो स्वेट ग्लैंड के थ्रू स्वेट जो जनरेट होता है इज अ वाटरी फ्लूइड विच कंटेनिंग NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड, सम नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स. तो NaCl, यूरिया, लैक्टिक एसिड, ये एमिनो एसिड सब स्वेट के थ्रू बॉडी से रिमूव होता है. अब ये स्वेट ग्लैंड कब स्टिमुलेट होती है? बाय इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर. समझ लो बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल 37 है, वो 37 से जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देने के लिए ये स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट होगा और स्वेट का जनरेशन करेगा. सो स्वेट की वजह से कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होगा ऑन द बॉडी सरफेस. सो मेन प्राइमरी फंक्शंस तो स्वेट का वो ही है टू फैसिलिटेट अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस. बॉडी सरफेस के ऊपर कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करना. Even it also helps in removal of some of the waste mentioned above. तो जो भी वेस्ट मटेरियल जैसे कि यूरिया की बात की थी, लैक्टिक एसिड, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्ट, एमिनो एसिड्स, तो उनको स्वेट के थ्रू रिमूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये स्वेट ग्लैंड के थ्रू सिक्रेट होने वाले स्वेट की. स्किन के अंदर का ग्लैंड नंबर 2, सीबेसियस ग्लैंड. तो सीबेसियस ग्लैंड ऑल्सो एलिमिनेट दी सम नंबर ऑफ सब्सटेंसेस लाइक स्टीरोल, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्स एंड फैटी एसिड. तो ये स्टीरोल, हाइड्रोकार्बन, वैक्स और फैटी एसिड सब को मिला जुला के क्या बोला जाता है? सीबम. जैसे स्वेट ग्लैंड में से स्वेट सिक्रेट होता था, वैसे सीबेसियस ग्लैंड से सिक्रेट होने वाला सब्सटेंस क्या है? सीबम.
तो सीबम का कंपोजिशन अगर आप देखो तो स्टिरोल, फैटी एसिड, हाइड्रोकार्बन्स एज वेल एज वैक्स की अवेलेबिलिटी होगी। तो ये सीबम जैसे ही बॉडी की स्किन से रिलीज होगा तो ये सिक्रीशन का रोल क्या है, तो सिक्रीशन प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन, तो स्किन को एक प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग प्रोवाइड करता है। इंपॉर्टेंट नंबर 2, इट लुब्रिकेट द हेयर एंड प्रिवेंट द ड्राइंग अप ऑफ स्किन एंड वेटिंग ऑफ हेयर। लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है हेयर को ताकि हेयर के बीच में फ्रिक्शंस कम हो। So it lubricate the hair and prevent the drying up of skin as well as prevent the wetting of hair. So these are the functions of sweat as well as sebaceous gland. Even human body के अंदर जो सलाइवा है, माउथ में जो सिक्रेट होने वाला सलाइवा है, वो सलाइवा भी कहीं ना कहीं थोड़े से नाइट्रोजिनस वेस्टेज मटेरियल को बॉडी से एक्सक्रीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करता है। अब वैसे तो सलाइवा का कंपोजिशन आप लोगों को सबको पता है कि सलाइवा के अंदर ज़्यादातर अमाउंट में तो वाटर हो सकता है, इवन एमाइलेज नाम का एंजाइम्स भी उसके अंदर अवेलेबल हो सकता है। पर जब भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को रिमूव करने की बात आती है तो सलाइवा किस तरह से कौन कौन से नंबर ऑफ सब्सटेंसेस को बॉडी से रिमूव करता है, तो सलाइवा की जब बात करो तो एक तो ड्रग्स, सम नंबर ऑफ हैवी metals and probably small amount of nitrogenous waste could be eliminated. तो पहला आपको मैंने बताया लीवर, दूसरा हुआ हमारा लंग्स, तीसरा हुआ स्किन के ऊपर का स्वेट ग्लैंड, चौथा सेबेसियस ग्लैंड एंड नंबर 5 इज दी सलाइवा। तो किडनी के अलावा ये पांचों ऑर्गन्स भी बॉडी से एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को रिमूव करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते रहते हैं। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, डिसऑर्डर्स, एबनॉर्मलिटीज ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम की एबनॉर्मलिटीज में सबसे मोस्ट डेंजरस डिजीज अगर कोई हो तो वो है यूरेमिया। So uremia means malfunctioning of kidney, improper working of kidney. किडनी का improper working चल रहा है, can lead accumulation of urea in the blood. अब किडनी का एक ही काम है ब्लड के अंदर के यूरिया को फिल्टर करके यूरिन के फॉर्म में रिमूव करना, पर अगर किडनी इम्प्रॉपर वर्क कर रहा है देन ब्लड के अंदर यूरिया का एक्यूमुलेशन होगा और वो कंडीशन का नाम है यूरेमिया। और ये यूरेमिया हाईली हार्मफुल है एंड में लीड टू दी किडनी फेलर। किडनी अपना काम करना टोटली बंद भी कर सकती है। अब यूरेमिया होने के पीछे का रीजन, इट अकर्स ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर होता है तो वो सिचुएशन का नाम नेफ्राइटिस, या तो सम मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। तो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होने वाला डिजीज है नेफ्राइटिस। तो ये डिजीज में जनरली क्या होगा, तो एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया बाय किडनी इज डिक्रीज। यूरिया का जो एक्सक्रीशन होना चाहिए, जो रेट पे होना चाहिए, वो शायद डिक्रीज हो गया और वो कंडीशन का नाम है यूरेमिया। तो अब ऐसे पेशेंट के साथ किस तरह से ये जो यूरिया है वो रिमूव किस तरह से होगा। So in such patient, urea can be removed by a process is called as a hemodialysis. तो hemodialysis process artificially किया जाता है। जिसके लिए यूज होने वाले डिवाइस का नाम है हेमोडायलाइजर, या तो उसे बोला जाता है आर्टिफिशियल किडनी। तो ये जो पूरा आपको डायग्राम दिख रहा है वो आर्टिफिशियल किडनी का ही है। सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हेमोडायलिसिस कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने, तो ब्लड इज ड्रेन फ्रॉम कन्वीनेंट आर्टरी एंड इज पंप्ड इनटू अ डायलाइजिंग यूनिट इज कॉल्ड एज अ आर्टिफिशियल किडनी, या तो उसे बोला जाता है हेमोडायलाइजर।
तो पर्सन के आर्टरी से ब्लड को निकाल करके उसको पंप किया जाता है डायलाइजिंग यूनिट आर्टिफिशियल किडनी की ओर। तो जैसे ही ब्लड ड्रेन होगा कन्वीनिएंट आर्टरी से इज पंप्ड इनटू अ डायलाइजिंग यूनिट आफ्टर एडिंग एन एंटीकोएगुलेंट लाइक हिपेरिन। अब आपको पता है कि ब्लड जैसे ही बॉडी से बाहर निकलेगा तो वो तो क्लॉट हो जाएगा, तो उसके अंदर हमें एंटीकोएगुलेंट सब्सटेंसेस डालने पड़ते हैं लाइक हिपेरिन। तो ब्लड निकालने के बाद उसमें हिपेरिन ऐड करो और वो ब्लड को डायलाइजिंग यूनिट के अंदर पंप करवा दो। अब डायलाइजिंग यूनिट जनरली कैसा होगा? सो दिस यूनिट इज कंटेन्स अ सेलोफेन कोइल्ड ट्यूब। तो ऐसा एक कोइलिंग ट्यूब होगा। ओके, ये कोइल्ड सेलोफेन ट्यूब जो है वो एक फ्लूइड के अंदर डिप किया होगा। यहां से हम लोग वो ब्लड एंटर करेंगे एंटीकोएगुलेंट डालने के बाद। सो यूनिट कंटेन्स अ कोइल्ड सेलोफेन ट्यूब सराउंडेड बाय अ फ्लूइड, जो फ्लूइड का नाम है डायलाइजिंग फ्लूइड। जो फ्लूइड का कंपोजिशन लगभग किसके जैसा होगा? सेम टू सेम एज लाइक दैट ब्लड प्लाज्मा, पर उसके अंदर क्या नहीं होगा? नाइट्रोजिनस वेस्टेज मटेरियल नहीं होगा। दूसरा कैरेक्टर, तो ये सेलोफेन ट्यूब के अंदर छोटे छोटे माइन्यूट एकदम स्मॉलर पोर होते हैं। ओके, तो जब भी आप ब्लड को प्रेशर से यहाँ पे पंप करोगे, पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन्स ऑफ द ट्यूब अलाउ द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल विच आर बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब आप सोचो कि नाइट्रोजिनस वेस्टेज मटेरियल ब्लड में ज़्यादा है और फ्लूइड में कम है, तो वो मटेरियल फ्लूइड के अंदर डिफ्यूजन नाम की प्रोसेस से एंटर हो जाएंगे और अल्टीमेटली हमारा जो एम था कि ब्लड में से नाइट्रोजिनस वेस्टेज मटेरियल को रिमूव करना, वो एम यहाँ पे हम लोग क्या कर पाएंगे? फुलफिल कर पाएंगे। सो नाइट्रोजिनस वेस्टेज मटेरियल एज आई अर्लियर सेज दैट आर एब्सेंट इन द डायलाइजिंग फ्लूइड, सो दिस सब्सटेंस आर फ्रीली मूव आउट देयरबाय क्लियरिंग द ब्लड। सो फाइनली जब ये एंड पे ब्लड आएगा तो वो ब्लड कैसा हो गया होगा? क्लियर, क्योंकि सभी मटेरियल हमने कहाँ पे डाल दिया? डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर। सो क्लियर होने वाला जो भी ब्लड है वो ब्लड पंप बैक किया जाता है टू द बॉडी थ्रू द वेन आफ्टर एडिंग एंटी हिपेरिन टू इट। तो एंटी हिपेरिन नाम का सब्सटेंस डालने के बाद ये क्लियर हो गया है, वो ब्लड को आप कहाँ पे डाल दो? फिर से पर्सन की बॉडी के अंदर थ्रू अ वेन। ओके, ये डायग्राम देखो तो वो भी डायग्राम पूरा वही है कि आर्टेरियल साइड से ब्लड को कलेक्ट किया, वो ब्लड को पंप किया जाता है, ब्लड के अंदर थिनर और एंटीकोएगुलेंट ऐड किया जाता है। ये है डायलाइजर आर्टिफिशियल किडनीज। यहाँ से डायलाइजिंग फ्लूइड जो वाटर के साथ ट्रीट की गई है और यहाँ से डायलाइजिंग फ्लूइड जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकाला जाएगा। जैसे ही ब्लड प्योर हो जाएगा, ये रास्ते से बबल का ट्रैप और वो ब्लड को फिर से वेनस साइड में क्या करवा दिया जाए? एंटर करवा दिया जाएगा। सो ये था हीमोडायलिसिस, जिसको कभी कभार आर्टिफिशियल किडनी के नाम से भी जाना जाता है। सो दिस मेथड इज बोन ब्लैशिंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो फर्स्ट डिसऑर्डर था यूरेमिया। डिसऑर्डर नंबर 2 इज द रेनल फेलर और वी कैन से दैट किडनी फेलर। तो किडनी फेलर या तो रेनल फेलर का डेफिनेशन मैंने दिया है कि पार्शियल और टोटल इनएबिलिटी ऑफ किडनी टू कैरी एक्सक्रीटरी फंक्शन। अगर किडनी पार्शियल या तो टोटली एक्सक्रीटरी फंक्शंस नहीं कर रही है तो उसको बोला जाता है रेनल फेलर या तो किडनी फेलर। कोजेज रीजन क्या क्या हो सकते हैं? ट्यूबुलर इंजरीज हो सकता है, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स की वजह से, कोई ड्रग के रिएक्शंस आने की वजह से भी हो सकता है। तो रेनल फेलर या तो किडनी फेलर का एक हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक ही तरीका है, किडनी का ट्रांसप्लांटेशन किया जाए। सो किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड इन करेक्शन ऑफ एक्यूट रेनल फेलर, कि शॉर्ट टाइम के लिए
चलो किडनी अपना काम ही करना बंद कर देगी, तो डायलिसिस के बाद का ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? किडनी का ट्रांसप्लांटेशन। सो फंक्शनिंग किडनी, वर्क कर रही है वो किडनी, इज यूज्ड इन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर। तो डोनर से पहले किडनी हमें फाइंड आउट करनी है, और वो डोनर कौन सा होना चाहिए? ज़्यादातर क्लोजली रिलेटिव होना चाहिए, क्योंकि जितना क्लोज रिलेटिव होगा उतना रिजेक्शन हमारे इम्यून सिस्टम के थ्रू जो हो रहा है वो कम होगा। क्योंकि हमारी बॉडी को एक ही बात सिखाई गई है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई दूसरा ऑर्गन, कोई दूसरा सेल, कोई दूसरा टिश्यूज, एंटीजन, वायरस, बैक्टीरिया एंटर होता है, देन आपको उसके अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स दिखाना है। तो अब आप किडनी डालोगे तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को नहीं पता है, तो जितना क्लोज रिलेटिव होगा उतना इम्यून सिस्टम के थ्रू मिलने वाला रिजेक्शन का चांसेस है वो क्या होगा? मिनिमाइज होगा, कम होगा। सो in the modern world we have a lots of clinical procedure have increased the success rate of complicated techniques। तो जितनी भी complicated techniques है आज उनका success rate increase हो रहा है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे modern clinical procedures, ऐसे drugs है जिसके थ्रू ये immunity के थ्रू रिजेक्शन होने के चांसेस हम लोग क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज है रेनल कैल्क्यूली, या तो उसे रेनल और किडनी स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्मल प्रॉब्लम है आजकल। ओके, तो स्टोन और इंसोल्यूबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट, ज़्यादातर ऑक्सैलेट या तो यूरिक एसिड का होता है। दे आर फॉर्म विद इन दी किडनी, या तो किडनी के अलग अलग ट्यूब्स के अंदर छोटे छोटे स्टोन हो जाते हैं जिसका नाम है किडनी स्टोन। तो ये किडनी स्टोन होने की वजह से इट ब्लॉक्स द किडनी ट्यूब्यूल्स। तो किडनी के नेफ्रॉन की जितनी भी ट्यूब्यूल्स है वो कोई भी ट्यूब्यूल्स के अंदर ये स्टोन क्रिएट होने की वजह से ब्लॉकेज हो सकता है, एंड बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज इट क्रिएट अ लॉट्स ऑफ बैक पेन। इवन ये स्टोन में भी पॉसिबल है किडनी से यूरेटर के थ्रू पास होने के बाद यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाएगा, एंड देयरबाय आल्सो क्रिएट अ लॉट्स ऑफ पेन। तो ये किडनी स्टोन को रिमूव किया जाता है सर्जरी के थ्रू, कि भाई लेसिक सर्जरी के थ्रू या तो ऐसे ड्रग्स के थ्रू वो किडनी स्टोन को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज है नेफ्राइटिस। तो पहले ही मैंने आपको बताया था नेफ्राइटिस का मतलब है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना। सो इन्फ्लामेशन ऑफ रेनल पेल्विस, इंटरस्टिशियल टिश्यूज एंड कैल्सिस। तो रेनल पेल्विस, इंटरस्टिशियल टिश्यूज और कैल्सिस वाले सब्सटेंसेस के अंदर इन्फ्लामेशंस आ जाना, सूजन आ जाना। क्यों? बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब वहां पे बैक्टीरिया कैसे पहुंच सकता है? सो बैक्टीरिया रीच किडनी वाया यूरेथ्रा एंड यूरेटर, क्योंकि ये वैसे तो बैक्टीरिया का एक रूट है जो यूरेथ्रा के थ्रू यूरेटर में जाएगा, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर और वहां से किडनी तक जा सकता है। अब समझ लो कैल्सिस, रेनल पेल्विस या तो इंटरस्टिशियल टिश्यूज का इन्फ्लामेशन होने की वजह से कौन कौन से सिम्टम्स? तो पहला है काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो वासा रेक्टा और हैंडलेस लूप के अंदर चलता रहता है, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। सेकेंड, उसकी वजह से होगा लॉट्स ऑफ बैक पेन, एंड थर्ड पेनफुल एज वेल एज फ्रिक्वेंट यूरिनेशन। सो दिस ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ नेफ्राइटिस, एंड लास्ट वन इज द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलो ऑफ किडनी। ग्लोमेरुली, ग्लोमेरुलस किडनी का जो है वो ग्लोमेरुलस के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाता है। तो उसके पीछे का भी रीजन वही है कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होना। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम एज वेल एज किडनी के अलावा कौन कौन से ऐसे नंबर ऑफ ऑर्गन्स है जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।